तुम्हें पता है ना, बुक लिंकर वाले कहते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उनसे सीखने के लिए होती हैं। राहुल ने अपने दोस्त रोहित को ये कहते हुए किताब का पहला पन्ना खोला। किताब का नाम था द एलिफेंट इन द ब्रेन। क्या अजीब नाम है भाई, रोहित ने हंसते हुए कहा। हाथी तो जंगल में होता है, ये दिमाग में कैसे घुस गया? राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोच में पड़ डीडीडीएच गया था कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है। उसने किताब खोलकर पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। चैप्टर का मुख्य विचार था कि इंसान अपने कई कामों के पीछे छुपे हुए असली मकसद को खुद से भी छुपा लेता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से ईमानदार और नैतिक होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कई बार हमारे फैसले किसी छुपे हुए स्वार्थ या छवि सुधारने की कोशिश से प्रभावित होते हैं। राहुल को ये बात अजीब लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं जो करता हूं सच्चे मन से करता हूं। पर फिर उसे याद आया कि पिछली बार कॉलेज में जब उसने एक गरीब लडिचके को पैसे दिए थे, तो बाद में उसने अपने दोस्तों को गर्व से बताया था, मानो वो कोई महान काम कर रहा हो। क्या वो सच में मदद करना चाहता था या सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसा कर रहा था? उसका मन उलझने लगा। उस दिन शाम को राहुल अपने दोस्त के भाई की शादी में गया था। वहां उसकी मौसी मिली, जो अक्सर राहुल को अजीबोगरीब बातें बताती थी। राहुल बेटा, मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज में बहुत बड़ा चैरिटी का काम किया, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो किताब की बात याद आ रही थी। क्या वो सच में अच्छा इंसान है या सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने का नाटक करता है? शादी में उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। रिया ने राहुल को एक कोने में खींचते हुए कहा, तूने सुना, विक्की का एक्सीडेंट हो गया था। राहुल चौंक गया। विक्की उसका स्कूल का दोस्त था। क्या हुआ उसे? अब कैसा है वो? राहुल ने घबराते हुए पूछा। रिया ने बताया कि विक्की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब वो ठीक है। राहुल को चैन मिला, लेकिन फिर रिया ने एक और बात बताई। पता है, एक्सीडेंट के बाद विक्की को ब्लड की जरूरत थी और वहां एक अनजान लड़ेचके ने आकर तुरंत ब्लड डोनेट कर दिया। जब सबने उसे धन्यवाद दिया तो उसने अपना नाम तक नहीं बताया, बस चुपचाप चला गया। राहुल को वो किताब की लाइन फिर याद आ गई। सच्चा परोपकार वही होता है जब कोई बिना दिखावे के दूसरों की मदद करे। वो सोचने लगा, क्या मैं उस अनजान लड़ेचके की तरह हो सकता हूं? क्या मैं बिना वाहवाही के किसी की मदद कर सकता हूं? अगले दिन राहुल ने ठान लिया कि वो किसी की मदद करेगा, लेकिन बिना किसी को बताए। उसने चुपचाप विक्की के घर जाकर एक लिफाफे में पैसे रख दिए और दरवाजे पर रखकर खटखटाकर भाग गया। शाम को रिया ने कॉल करके बताया कि विक्की बहुत खुश था। उसे लगा कि ये पैसे उसके चाचा ने भेजे हैं। राहुल मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार लगा कि उसने सच में निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा किया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन कॉलेज में राहुल के दोस्तों को किसी तरह ये बात पता चल गई कि राहुल ने वो पैसे रखे थे। सबने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। राहुल खुद को रोक नहीं पाया और गर्व से मुस्कुराने लगा। तभी उसे किताब की एक और लाइन याद आई। हमारा दिमाग कई बार हमारे अच्छे कामों को भी इस तरह घुमा देता है कि वो हमारे अहंकार को बढ़ा सके। वो समझ गया कि उसके अंदर का हाथी अभी भी वही कर रहा था। वो फिर खुद को सवालों में उलझा हुआ महसूस करने लगा। उस रात राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था, पर राहुल का ध्यान उस किताब पर था। उसने महसूस किया कि इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है। हम भले ही अपने इरादों को सबसे बेहतर माने, पर सच यही है कि हमारे कामों के पीछे छुपे स्वार्थ को समझने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना जरूरी है। राहुल ने फैसला किया कि वो अब अपने हर फैसले पर सवाल करेगा। क्या मैं सच में दूसरों की भलाई के लिए कर रहा हूं, या बस अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए? उसने मुस्कुराकर अपने मन में कहा, चलो देखते हैं इस हाथी को कैसे काबू में रखा जाए। राहुल के मन में सवाल तो उठ चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही हफ्ते कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन था। राहुल को हमेशा से ऐसे मंच पर बोलना पसंद था जहां लोग उसकी तारीफ करें। इस बार का विषय था, क्या लोग सच में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं? राहुल को यह विषय सुनते ही हंसी आ गई। ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही टॉपिक है, उसने मन ही मन सोचा। किताब के विचार उसे अब भी परेशान कर रहे थे। क्या वह इस विषय पर बोलते हुए खुद को धोखा दे रहा होगा? कंपटीशन के दिन राहुल ने पूरे जोश के साथ भाषण दिया। उसने विक्की की कहानी भी सुनाई, कैसे एक अनजान व्यक्ति ने बिना नाम बताए उसकी जान बचाई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल को गर्व हुआ, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन भी था। शाम को जब राहुल घर पहुंचा तो मां ने बताया कि उनके पड़ोसी शर्मा अंकल अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें किसी की मदद की जरूरत है। राहुल के मन में विचार आया,
अगर मैं जाऊंगा तो माँ ज़रूर सबको बताएंगी कि राहुल ने मदद की। फिर वो भी तो वही हुआ ना, अपनी छवि चमकाना। राहुल का दिमाग घूमने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सही फैसला क्या है। क्या मदद करना भी अब स्वार्थ बन चुका है? आखिरकार उसने एक तरीका निकाला। अगले दिन राहुल शर्मा अंकल के अस्पताल पहुंचा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर उनकी बिल की आधी रकम गुपचुप चुका दी और चुपचाप लौट आया। घर आते ही माँ ने बताया कि किसी ने अस्पताल का बिल भर दिया है। शर्मा जी पूछ रहे थे कि कौन था वो फरिश्ता। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राहुल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किताब में जो लिखा था, छुपे हुए मकसद हमारे हर फैसले को प्रभावित करते हैं, वो सच तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मदद स्वार्थी होती है। राहुल को लगा कि शायद मदद करने का सही तरीका यही है, चुपचाप, बिना दिखावे के। लेकिन तभी फोन बजा। रोहित था। भाई, सुना तूने? शर्मा अंकल का बिल तूने भरा था ना? मैंने नर्स को तेरा नाम लेते सुना था। राहुल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब फिर सब मुझे हीरो समझेंगे, उसने मन ही मन सोचा। शाम को जब रिया उससे मिलने आई तो राहुल ने उसे पूरी बात बताई। तो इसमें दिक्कत क्या है? रिया ने कहा। अगर तेरा मकसद सही था तो बाकी चीजों का क्या फर्क पड़ता है? रिया की बात सुनकर राहुल ठहर गया। उसे लगा कि उसने किताब के एक और सबक को गलत समझ लिया था। किताब का असली संदेश शायद ये था कि हम खुद को धोखा देना बंद करें, न कि हमेशा खुद पर शक करें। उस रात राहुल ने तय किया कि वो सिर्फ दिखावे के बारे में सोचकर सही काम करना बंद नहीं करेगा। राहुल के दिमाग का हाथी अब भी वहीं था, लेकिन अब उसने लगाम पकड़ ली थी। क्या राहुल का ये नया नजरिया उसे सच में बदल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अगले कुछ दिनों तक राहुल के मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। वो अब हर चीज पर शक करने लगा था, अपनी बातों पर, अपनी नीयत पर, यहां तक कि अपनी सोच पर भी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात करण से हुई। करण उसका पुराना दोस्त था, जो हाल ही में अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करने की तैयारी कर रहा था। भाई, तुझे पता है मैंने नया बिजनेस प्लान तैयार किया है, करण ने बड़े जोश में कहा। बढ़िया है, क्या आइडिया है? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। यार, मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूं जिसमें लोग अपने अच्छे कामों को ऑनलाइन पोस्ट कर सकें, ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हों। राहुल चुप हो गया। किताब की वो लाइन उसके दिमाग में फिर घूमने लगी। हमारे कई अच्छे काम सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए होते हैं, भले ही हम खुद को यकीन दिलाते रहें कि हम निस्वार्थ हैं। भाई, ये तो लोगों को बस अपनी तारीफ करवाने का तरीका बन जाएगा, राहुल ने कहा। तो क्या हुआ? करण ने झुंझलाते हुए कहा। अगर इससे लोग सच में किसी की मदद करेंगे तो इसका मकसद तो सही ही है ना? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। क्या सच में हर अच्छा काम निस्वार्थी होना चाहिए? अगर मकसद भले का है तो वाहवाही मिलने में बुराई क्या है? उस शाम राहुल किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने बैठा। उसमें एक नया विचार था। हमारे कई फैसले सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस के दबाव में होते हैं, लेकिन हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमने ये फैसले पूरी तरह सोच समझ कर लिए हैं। राहुल को एक पुरानी घटना याद आ गई। पिछले साल उसकी कॉलेज की दोस्त श्रुति ने अपनी फोटोग्राफी का इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था। राहुल को उसकी तस्वीरें इतनी खास नहीं लगती थीं, लेकिन जब सारे दोस्त उसकी तारीफ करने लगे तो राहुल ने भी उसकी पोस्ट पर लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया था। अमेजिंग वर्क, तू तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर लग रही है। उसे याद आया कि उसने कमेंट करने के बाद खुद को समझाया था, अरे, ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे सच में उसकी फोटोज अच्छी लगी थी। पर अब राहुल को एहसास हो रहा था कि उसने वो कमेंट सिर्फ इसलिए किया था ताकि दोस्तों के बीच अच्छा इंसान दिख सके। राहुल को लगने लगा कि उसका दिमाग उसे लगातार धोखा दे रहा है। वो खुद को भला इंसान समझता रहा, जबकि उसकी हर हरकत में कहीं ना कहीं लोग क्या सोचेंगे का डर छुपा होता था। तो क्या अब हर बात पर शक करना पड़ेगा? राहुल ने खुद से सवाल किया। उसी हफ्ते राहुल के मोहल्ले में एक छोटा सा हादसा हो गया। शर्मा अंकल के बेटे दीपक की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। दीपक को तुरंत खून की जरूरत थी। राहुल भागकर अस्पताल पहुंचा। वहां नर्स ने पूछा, आपका नाम लिख दूं? राहुल एक पल को ठिठक गया। अगर उसने अपना नाम लिखवाया तो लोग फिर उसकी तारीफ करने लगेंगे, और अगर नाम नहीं लिखवाया तो क्या वो सच में निस्वार्थ मदद कर रहा होगा या बस खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए ये कर रहा होगा? नाम मत लिखिए, राहुल ने आखिरकार कहा। खून देकर राहुल घर लौट आया। इस बार उसके अंदर सुकून था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अगले दिन उसकी मां ने बताया कि शर्मा अंकल को पता चल गया था कि राहुल ने खून दिया था। दीपक की मां बहुत रो रही थी, तुझे दुआएं दे रही थी, मां ने कहा। राहुल मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके अंदर फिर
वही सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या मैंने ये काम सच में दीपक की भलाई के लिए किया था, या खुद को हीरो समझने के लिए? उस रात राहुल ने किताब के अगले पन्ने पलटे। वहां लिखा था, सही और गलत का फैसला हमेशा काले और सफेद रंगों में नहीं किया जा सकता। कई बार अच्छे काम में भी स्वार्थ का अंश होता है, लेकिन इससे वो काम गलत नहीं हो जाता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो काम किसी के जीवन में सच में बदलाव लाता है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि हर अच्छी नीयत के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम करना छोड़ देना चाहिए। शायद सच्ची अच्छाई ये नहीं कि मैं खुद को एकदम निष्कलंक समझूं, राहुल ने मन में सोचा, बल्कि ये कि मैं अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए भी सही काम करता रहूं। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो जानता था कि ये हाथी कभी पूरी तरह काबू में नहीं आएगा, लेकिन अब उसे पता था कि इस हाथी के साथ कैसे चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक राहुल के मन में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भीतर के हाथी को समझ लिया हो। वो अब जानता था कि हर अच्छे काम के पीछे थोड़ा बहुत स्वार्थ होता ही है, और ये जानकर उसे अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस हो रही थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। रविवार की सुबह राहुल अपने मोहल्ले के पार्क में बैठा था। पार्क के कोने में एक छोटी सी कैंटीन थी, जहां अक्सर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर गपशप किया करते थे। राहुल वहां बैठा चाय पी रहा था, तभी उसके दोस्त रोहित का कॉल आया। भाई, तेरा नाम शर्मा अंकल के व्हाट्सएप ग्रुप में छा गया है, रोहित ने हंसते हुए कहा। मतलब? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। अरे, शर्मा अंकल ने पूरे ग्रुप में तेरा नाम लिख दिया कि राहुल ने बिना बताए दीपक के लिए खून दिया। ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सब तुझे हीरो बोल रहे हैं। राहुल का मन खट्टा हो गया। उसने खुद को समझाया था कि ये काम उसने चुपचाप इसलिए किया था ताकि उसके अंदर का अहंकार न फूले फले, लेकिन अब वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया और मन ही मन अपनी ही पीठ थपथपाने लगा। पर तभी उसके दिमाग में किताब की एक और लाइन घूम गई। हमारा दिमाग चालाकी से हमें यह महसूस करा देता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, भले ही हमारी असली मंशा कुछ और हो। राहुल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसी दिन शाम को राहुल घर पर बैठा किताब का तीसरा चैप्टर पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत दिलचस्प विचार था। अक्सर हम अपने आप को धोखा देने में इतने माहिर होते हैं कि अपनी असली मंशा को खुद ही पहचान नहीं पाते। राहुल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने किताब आगे पढ़ी। मान लो किसी व्यक्ति को जिम जाना होता है। वो तय करता है कि कल से सुबह 6 बजे उठेगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसका दिमाग उसे ये समझा देता है कि आराम की भी तो ज़रूरत है, कल से पक्का उठ जाऊंगा। असल में वो व्यक्ति जिम जाने के लिए उतना गंभीर होता ही नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसे भरोसा दिला देता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। राहुल को अचानक अपनी पुरानी आदतें याद आ गईं। कितनी बार उसने पढ़ाई में मन न लगने को थकान का बहाना बना लिया था। कितनी बार उसने दोस्तों को फोन न करने को बिजी होने का बहाना कहा था। और कितनी बार वो अपने ही इरादों को लेकर खुद से झूठ बोलता रहा था। मतलब, मैं जो सोचता हूं वो सच में मेरी नीयत नहीं होती, राहुल बड़बड़ाया। अगले ही दिन राहुल को इसका असली एहसास हुआ। कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा था। राहुल के दोस्त करण को ग्रुप लीडर बनाया गया था, लेकिन करण तैयारी में खास ध्यान नहीं दे रहा था। राहुल के मन में आया कि उसे करण की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। अगर मैंने मदद की तो सबको लगेगा कि मैं करण से ज्यादा स्मार्ट हूं, और क्या पता मुझे लीडरशिप का क्रेडिट मिल जाए। राहुल का मन उलझ गया। क्या उसे सच में करण की मदद करनी चाहिए थी, या ये उसके अच्छा दिखने की भूख थी? थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने किताब में पढ़ी एक और लाइन याद की। हमेशा अपनी नीयत पर शक करो, लेकिन शक करते करते अच्छे काम करना मत छोड़ो। राहुल ने फैसला किया कि वो करण की मदद करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब करण सच में फंस जाए। अगले 2 दिन तक राहुल ने करण को अपना काम खुद करने दिया। जब करण को कुछ समझ नहीं आया, तब राहुल ने धीरे धीरे उसकी मदद शुरू की, बिना दिखावा किए, बिना खुद को हीरो बनाए। डिबेट कंपटीशन में उनके ग्रुप ने दूसरा स्थान हासिल किया। राहुल खुश था, लेकिन और भी ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब करण ने सबके सामने कहा, ये जीत राहुल की वजह से ही हुई है। अगर ये मेरी मदद न करता तो मैं शायद घबरा जाता। राहुल को महसूस हुआ कि उसने सच में मदद की थी, इस बार बिना अपने हाथी को बीच में लाए। रात को राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। ऊपर आसमान में चांद हल्का सा धुंधला लग रहा था, जैसे हल्के बादलों के पीछे छुपा हो। राहुल को लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी की तस्वीर है। उसके इरादे भले ही कभी कभी धुंधले हो जाते हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए चांद वहीं रहता है, थोड़ा छुपा हुआ पर हमेशा मौजूद। शायद इसी को कहते हैं खुद को पहचानना।
राहुल ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। अगले कुछ दिनों तक राहुल को लगने लगा था कि वो अपनी नीयत को बेहतर समझने लगा है। उसे लगने लगा कि अब वो अपने हर फैसले के पीछे छुपे छोटे छोटे स्वार्थ को पहचान सकता है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सोच को फिर से हिला दिया। उस दिन राहुल के कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट का पहला राउंड चल रहा था। राहुल ने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसका दोस्त रोहित सबसे बेहतर बोल रहा था। राहुल को अपनी बारी का इंतजार था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा ख्याल आया। अगर मैं रोहित की बात काट दूं तो शायद मैं ज्यादा प्रभाव डाल सकता हूं। राहुल को किताब में पढ़ी एक लाइन याद आई। हम अक्सर अपनी सफलता के लिए दूसरों को गिराने का रास्ता चुनते हैं, लेकिन इसे सही ठहराने के लिए हम इसे आत्मरक्षा का नाम दे देते हैं। राहुल ठहर गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में रोहित को रोकना सही होगा, या मैं सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करना चाहता हूं? राहुल ने खुद को संभाला और रोहित को अपनी बात पूरी करने दी। उसके बाद जब उसकी बारी आई तो उसने संयम से अपनी बात रखी। आश्चर्य की बात यह थी कि आखिर में इंटरव्यूअर ने खास तौर पर राहुल की तारीफ की कि उसने धैर्य और सम्मान के साथ अपनी बात रखी थी। उस शाम राहुल को एहसास हुआ कि उसकी किताब की सीख सच में काम आ रही थी। हर स्थिति में अपनी नीयत पर सवाल करो, पर सही रास्ता अपनाने का साहस रखो। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। कुछ दिन बाद राहुल अपने दोस्त विक्की के साथ उसके छोटे भाई के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था। विक्की का भाई चिंटू साइंस फेयर के लिए एक मॉडल बना रहा था, जिसमें उसे काफी मुश्किल हो रही थी। राहुल को ध्यान आया कि उसके फोन में एक पुराना प्रोजेक्ट डिजाइन का फोटो है, जिससे चिंटू का काम आसान हो सकता था। राहुल फोटो दिखाने ही वाला था कि उसे एक ख्याल आया। अगर मैंने ये दिखा दिया तो विक्की को लगेगा कि मैंने खुद मेहनत नहीं की, और हो सकता है विक्की मुझे कम स्मार्ट समझे। राहुल का मन फिर उलझ गया। तभी उसे किताब की एक और सीख याद आई। हम अक्सर अपनी छवि को बचाने के लिए उन फैसलों को टाल देते हैं जो किसी का भला कर सकते हैं। राहुल ने फौरन अपना फोन निकाला और वो फोटो चिंटू को दिखा दिया। चिंटू का चेहरा खिल उठा। विकी ने भी राहुल की पीठ थपथपाई। वो शाम राहुल के लिए खास थी। उसने समझ लिया था कि कई बार अच्छे इंसान बनने के लिए अपने अहंकार को किनारे रखना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद राहुल के मोहल्ले में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल के घर में आग लग गई थी। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। आग इतनी तेज थी कि घर का एक हिस्सा जल चुका था। राहुल और उसके दोस्तों ने मदद करना शुरू किया। उन्होंने पानी की बाल्टियां पास पास बढ़ानी शुरू की। इसी बीच राहुल ने देखा कि एक बच्चा उस घर की बालकनी में फंसा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राहुल के मन में आया कि उसे अंदर जाकर बच्चे को निकालना चाहिए, लेकिन तभी एक और ख्याल आया। अगर मैं अंदर गया तो सब मुझे हीरो मानेंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं। राहुल का दिमाग दौड़ने लगा। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसका इरादा सच में बच्चे को बचाना था, या बस सबके सामने हीरो बनने का लालच था। फिर उसे किताब का एक और कॉन्सेप्ट याद आया। अगर सही और गलत के बीच अंतर समझ न आ रहा हो तो खुद से यह सवाल करो, अगर कोई देख भी ना रहा हो तब भी क्या मैं यही करूंगा? राहुल ने गहरी सांस ली और खुद से सवाल किया, अगर कोई मुझे नहीं देख रहा होता तब भी क्या मैं इस बच्चे को बचाने अंदर जाता? जवाब साफ था, हाँ। राहुल ने झटपट अपना शर्ट अपने चेहरे पर बांधा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। किसी को कुछ समझ पाता उससे पहले राहुल बालकनी में पहुंच चुका था। उसने बच्चे को गोद में उठाया और नीचे की तरफ देखा। नीचे लोग चिल्ला रहे थे, राहुल जल्दी नीचे कूदो। राहुल ने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और नीचे कूद गया। दोनों सुरक्षित थे। राहुल जमीन पर गिरा तो उसकी सांस तेज चल रही थी। उसकी मां दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। पूरा मोहल्ला तालियां बजा रहा था, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में बिना दिखावे के सिर्फ सही काम करने के लिए आगे बढ़ा था। उस रात राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। किताब उसके सामने खुली थी। उसने पन्ने पलटे और एक लाइन पर उसकी नजर ठहर गई। सही काम वही होता है जिसे करने के लिए आपको गवाहों की जरूरत न पड़े। राहुल मुस्कुरा दिया। अब उसे अपने अंदर के हाथी पर भरोसा होने लगा था। एक ऐसा हाथी जो पहले उसकी सोच को धुंधला कर देता था, मगर अब सही रास्ता भी दिखाने लगा था। उसने किताब बंद की और खुद से कहा, अब देखता हूं इस हाथी को और कितना समझ सकता हूं। अगले कुछ दिनों तक राहुल के मन में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भीतर के हाथी को समझ लिया हो। वो अब जानता था कि हर अच्छे काम के पीछे थोड़ा बहुत स्वार्थ होता ही है, और ये जानकर उसे अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस हो रही थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। रविवार की सुबह राहुल अपने मोहल्ले के पार्क में बैठा था।
पार्क के कोने में एक छोटी सी कैंटीन थी जहां अक्सर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर गपशप किया करते थे। राहुल वहां बैठा चाय पी रहा था, तभी उसके दोस्त रोहित का कॉल आया। भाई, तेरा नाम शर्मा अंकल के व्हाट्सएप ग्रुप में छा गया है, रोहित ने हंसते हुए कहा। मतलब? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। अरे, शर्मा अंकल ने पूरे ग्रुप में तेरा नाम लिख दिया कि राहुल ने बिना बताए दीपक के लिए खून दिया। ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सब तुझे हीरो बोल रहे हैं। राहुल का मन खट्टा हो गया। उसने खुद को समझाया था कि ये काम उसने चुपचाप इसलिए किया था ताकि उसके अंदर का अहंकार न फूले फले, लेकिन अब वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया और मन ही मन अपनी ही पीठ थपथपाने लगा। पर तभी उसके दिमाग में किताब की एक और लाइन घूम गई। हमारा दिमाग चालाकी से हमें यह महसूस करा देता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, भले ही हमारी असली मंशा कुछ और हो। राहुल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसी दिन शाम को राहुल घर पर बैठा किताब का तीसरा चैप्टर पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत दिलचस्प विचार था। अक्सर हम अपने आप को धोखा देने में इतने माहिर होते हैं कि अपनी असली मंशा को खुद ही पहचान नहीं पाते। राहुल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने किताब आगे पढ़ी। मान लो किसी व्यक्ति को जिम जाना होता है। वो तय करता है कि कल से सुबह 6 बजे उठेगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसका दिमाग उसे ये समझा देता है कि आराम की भी तो ज़रूरत है, कल से पक्का उठ जाऊंगा। असल में वो व्यक्ति जिम जाने के लिए उतना गंभीर होता ही नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसे भरोसा दिला देता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। राहुल को अचानक अपनी पुरानी आदतें याद आ गईं। कितनी बार उसने पढ़ाई में मन न लगने को थकान का बहाना बना लिया था। कितनी बार उसने दोस्तों को फ़ोन न करने को बिजी होने का बहाना कहा था। और कितनी बार वो अपने ही इरादों को लेकर खुद से झूठ बोलता रहा था। मतलब, मैं जो सोचता हूं वो सच में मेरी नीयत नहीं होती, राहुल बड़बड़ाया। अगले ही दिन राहुल को इसका असली एहसास हुआ। कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा था। राहुल के दोस्त करण को ग्रुप लीडर बनाया गया था, लेकिन करण तैयारी में खास ध्यान नहीं दे रहा था। राहुल के मन में आया कि उसे करण की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया। अगर मैंने मदद की तो सबको लगेगा कि मैं करण से ज्यादा स्मार्ट हूं, और क्या पता मुझे लीडरशिप का क्रेडिट मिल जाए। राहुल का मन उलझ गया। क्या उसे सच में करण की मदद करनी चाहिए थी, या ये उसके अच्छा दिखने की भूख थी? थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने किताब में पढ़ी एक और लाइन याद की। हमेशा अपनी नीयत पर शक करो, लेकिन शक करते करते अच्छे काम करना मत छोड़ो। राहुल ने फैसला किया कि वो करण की मदद करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब करण सच में फंस जाए। अगले 2 दिन तक राहुल ने करण को अपना काम खुद करने दिया।